हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक शासन वाला जो पेपर है उसके स्विट्जरलैंड के बारे में बात करेंगे। स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद है, किस प्रकार से स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद का गठन किया जाता है, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार से है और स्विट्जरलैंड की जो संघात्मक जो पद्धति है, वहाँ की जो बहुल कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका अन्य देशों से किस प्रकार से भिन्न है, इस बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पाया जाता है। तो इस तमाम प्रकार की जो जानकारी है, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। स्विट्जरलैंड की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड एक पश्चिमी यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। पश्चिमी यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, बहुत ही छोटा सा उनका क्षेत्रफल है, मात्र 4000 वर्ग किलोमीटर में उसका क्षेत्रफल फैला हुआ है और 70 लाख की जनसंख्या करीब वहाँ पर है। लेकिन एजुकेशन, अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो वहाँ साक्षरता जो प्रतिशत है वो 99% है। 99% वहाँ की साक्षरता जो दर है। तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा देश है, पश्चिम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या मात्र 70 लाख के आसपास है। लेकिन वहाँ पर जो एजुकेशन जो लेवल है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन लेवल है और 99% वहाँ के लोग हैं वो साक्षर हैं। उसके बाद में उस देश की अगर हम आय का या लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर उच्च आय की स्थिति पाई जाती है, उच्च आय की वर्ग है, यानी कि वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई है। तो इस प्रकार से जो स्विट्जरलैंड है वो किस प्रकार से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो प्रति व्यक्ति की जो आय है, वो प्रति व्यक्ति की आय अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आकलन किया जाए तो ये एक उस देशों की श्रेणी में स्विट्जरलैंड आता है जो एक विकसित कंट्री के रूप में, और जिसकी जो आय है वो मतलब इसके जो आय है वो लोगों का सबसे ज़्यादा ऊंचा स्तर पाया जाता है। स्विट्जरलैंड एक दुनिया का ऐसे एक तटस्थ राष्ट्र रहा हुआ है और यह भी कह सकते हैं कि ये जनसंघ का एक बहुत बड़ा एक मुख्य कार्यस्थल भी रहा हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड ने अभी तक यूएनओ का सदस्यता ग्रहण नहीं की है और यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय संघ का भी स्विट्जरलैंड ने अभी तक उसको भी उसकी सदस्यता है वो ग्रहण नहीं की है। स्विट्जरलैंड जो देश है वो एक पुरुष प्रधान संस्कृति वाला देश है और यहाँ पर 1971 तक स्त्रियों को राजनीतिक रूप से वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1971 तक, उसके बाद में 1984 में 1984 में पहली बार वहाँ के जो मंत्रिमंडल में पहली बार स्त्रियों को एक महिलाओं को चुना गया था। उसके बाद में 1999 में संघीय सभा है, संघीय सभा की जो असेंबली में पहली बार महिला प्रतिनिधित्व को चुना गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड पुरुष प्रधान देश होने के बाद में भी वहाँ की जो प्रोग्रेसिव जो कंडीशन है वो अलग प्रकार से देखने को मिलती हैं। अगर हम उसकी राजनीतिक प्रणाली के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड की जो कंट्री है वो छोटे छोटे कैंटन और अर्ध कैंटनों में बंटा हुआ है। कैंटन का तात्पर्य हम एक राज्य से ले सकते हैं, जैसे कैंटन, जहाँ कैंटन की बात करते हैं कैंटन है तो स्विट्जरलैंड है वो 20 छोटे छोटे कैंटन में विभक्त हैं। उसके बाद में 6 उसके अर्ध कैंटन के रूप में पाए जाते हैं और उस प्रकार से विभिन्न जो कैंटन है उन कैंटनों का अपना अपना स्वयं का अलग अलग वहाँ का संविधान है, वहाँ की अलग अलग जो सरकारें हैं वो सरकारें के बीच उसकी अलग से गवर्नमेंट की गठन किया जाता है, वहाँ की विधानसभाएं अलग से हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद में जो कैंटन है, कैंटन की जो निचले स्तर हैं उसमें भी 3000 से ज़्यादा एक कम्युनल है जिसकी जो जनसंख्या है वो 20,000 से 3.5 लाख तक के बीच में पाई जाती हैं। और ये जो उनकी जो कम्युनल है और कम्युनल में वहाँ पर प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखने को मिलता है। इस प्रकार से एक जो इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है राजनीतिक संरचना के रूप में देखते हैं कि स्विट्जरलैंड एक छोटे छोटे कैंटन, यानी कि कैंटन हम यहाँ एक प्रांत के रूप में कह सकते हैं या स्टेट के रूप में भी कह सकते हैं, कैंटन में बटा हुआ है और उसके बाद में उसके छोटे छोटे अर्ध कैंटन भी है और उसके जो नीचे कम्युनल है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अब हम स्विट्जरलैंड के जो वहाँ की जो संघीय सरकार जो बनती है, जो वहाँ की जो संघीय सभा है
तो उस संघीय सभा को किस प्रकार से, जैसे वहाँ की जो फेडरल फेडरल जो असेंबली है, जिसे हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, यानी स्विट्जरलैंड की जो संसद है उसका नाम है संघीय सभा है। और वहाँ की जो संघीय सभा है, उस संघीय सभा को, इसके दो सदन है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा है उसमें दो सदन पाए जाते हैं। पहला जो सदन है उसे हम राष्ट्रीय परिषद के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय परिषद का हम यूँ आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो हमारे देश की जहाँ बात करते हैं, भारत में जिस प्रकार से हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें जो लोकसभा का जो रोल है, वहां पर इसको संघीय परिषद के रूप में जाता है। इसको निचला सदन या निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद है उसमें 200 सदस्य, यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें जो निम्न सदन है वहाँ पे 200 सदस्य को इसका चुनाव किया जाता है। और वहाँ के जो 200 सदस्यों के जो चुनाव है वो एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो सूची पद्धति है, उसमें जो दलीय सूची पद्धति है उसके अनुसार उसके 200 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। चुनाव के दौरान जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी करते हैं और उस लिस्ट राजनीतिक दल के आधार पर उम्मीदवारों को वोटिंग होती है और उसके बाद में उसकी एक अलग प्रकार से उसकी आनुपातिक पद्धति के आधार पर उस प्रकार से इसमें राष्ट्रीय परिषद में सदस्यों का 200 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कि इसकी जो राज्य परिषद है इसको उच्च सदन के रूप में भी जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से ये काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि इसमें 46 मेंबर है। इसमें जो वहाँ की उच्च सदन है जिसको हम राज्यसभा के रूप में जाना जा सकता है, इसका नाम राज्य परिषद है। तो इसमें 46 मेंबर है और वहाँ के जो कैंटन है, जो 20 कैंटन है, हमने भी बात की थी कि वहाँ 20 कैंटन है और अर्ध कैंटन है, अर्ध कैंटन है। तो जितने भी जो कैंटन है प्रत्येक कैंटन से 2-2 सदस्य ले जाएंगे। कितने ले जाएंगे? वहां पर कैंटन से 2-2 सदस्य ले जाएंगे। उसके बाद में अर्ध कैंटन है, वहां से एक-एक सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। और ये जो स्थिति है इसमें हम कह सकते हैं कि इनकी जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 या 4 वर्ष के आसपास है। हम 3 या 4 वर्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रत्येक जो कैंटन है, प्रत्येक कैंटन की वहाँ की जो संविधान है उस संविधान में वहाँ की जो सरकार उसका जो कार्यकाल है वो तय करती है, उसके अनुसार माना जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय परिषद है, राष्ट्रीय परिषद में जो वहाँ के जो सदस्य हैं वो सदस्य 4 वर्ष के लिए चुनाव के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ की जो व्यवस्था है उस प्रकार से व्यवस्था के रूप में इसको लिया जा सकता है। इस प्रकार की वहाँ की जो परिषद है, दोनों में हम बात देख लिया है कि संघीय सभा है। संघीय सभा स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। इसके 2 सदन है। पहले सदन का नाम राष्ट्रीय परिषद है, जिसे निम्न सदन के या निचले सदन के रूप में भी इसका नाम जाना जाता है। इसमें 200 सदस्य जो वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है और प्रत्येक 4 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। दूसरी सदन है उसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें 46 मेंबर है और प्रत्येक कैंटन से 2-2 तथा अर्ध कैंटन से 1-1 सदस्य का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से ये जो बनती हैं विधायक, इसके बारे में ध्यान रहे। उसके बाद में जो स्विट्जरलैंड की जो सरकार है वहाँ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति संघीय परिषद में निहित होती है। संघीय परिषद वहाँ की जो स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका यानी कि वहां की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य होते हैं और इन 7 सदस्यों को कहीं कहीं मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। संघीय सभा के द्वारा संघीय जो सभा वहाँ की जो ये संघीय सभा जो वहाँ की जो संसद का नाम है, संघीय सभा के दोनों सदन का मतलब है कि राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, इन दोनों परिषद के एक संयुक्त अधिवेशन में, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्ष के लिए बहुल कार्यपालिका यानी कि संघीय सरकार या संघीय परिषद का चुनाव किया जाता है और प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी विभाग का अध्यक्ष होता है। जो 7 सदस्य होते हैं, ये जो बहुल कार्यपालिका होती है, इस बहुल कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं।
और ये सातों ही सदस्य बारी बारी से, अगर एक सदस्य अध्यक्ष है तो दूसरा सदस्य उस विभाग का उपाध्यक्ष है। इस प्रकार से प्रत्येक जो सदस्य होते हैं वो एक एक वर्ष के लिए एक सदस्य अध्यक्ष बनता है, दूसरा सदस्य उपाध्यक्ष बनता है, फिर वही सदस्य उपाध्यक्ष बनता है, फिर अगला किसी अन्य विभाग का अध्यक्ष बनता है। अर्थात कहने का मतलब है प्रत्येक सदस्य बारी बारी से एक एक वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहते हैं। इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था की गई है। उसके बाद में सभी जो 7 सदस्य हैं, सदस्यों में से एक एक वर्ष के लिए इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहता है। स्विट्जरलैंड की जो परंपरा है उसके अनुसार किसी भी सदस्य को लगातार 2 बार अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। उसके बाद में स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें कई परंपरागत जो मान्यता है या परंपराएं, इन परंपराओं का भी निर्वाह किया जाता है। जैसे वहां पर एक जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार पिछले वर्ष जो उपाध्यक्ष होता है वो अगले वर्ष में अध्यक्ष बनता है। ये वहां की परंपरा बनी हुई है। और दूसरी वहां की परंपरा ये भी है कि एक अन्य प्रथा के अनुसार जो व्यक्ति एक बार संघीय परिषद का सदस्य चुन लिया जाता है वो जब तक चाहे तब तक उस पद पर रह सकता है या चुना जा सकता है। इस प्रकार से ये भी एक व्यवस्था है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात करने जा रहे हैं हम लोग वो है संघीय परिषद के अध्यक्ष को संघीय परिषद का अध्यक्ष या राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। जो हमारी संघीय परिषद बनती है, जो संघीय परिषद है जिसमें 7 सदस्य होते हैं, इनका जो अध्यक्ष होता है इस अध्यक्ष को ही राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। इसको राष्ट्रपति भी कह सकते हैं और राष्ट्राध्यक्ष भी कह सकते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से वहाँ पर जो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो देखने को मिलता है। विद्यार्थी, आप लोग जान गए होंगे कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा दुनिया का एक ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह किया जा सकता है। वहाँ के संविधान की एक विशेषता ये भी है कि वहाँ पर राजनीतिक अपराधीकरण नहीं पाया जाता है। वहाँ पर राजनीति का एक व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता है। लोग हैं वो राजनीति में एक सेवा की दृष्टिकोण से आते हैं और सेवा के उद्देश्य को लेकर के राजनीति में प्रवेश करते हैं। इसलिए करीब वहाँ देखा जाता है अगर एक बार किसी भी व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है तो ऐसी स्थिति में दोबारा वो सदस्य कभी भी ये राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद का सदस्य वो नहीं बन सकता है। इस प्रकार के वहाँ पर परंपराओं का निर्वाह भी वहाँ पर किया जा सकता है। इस प्रकार से वहाँ पर एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखने को मिलता है। धन्यवाद।